Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 19th of May 2026. तो गाइज आज है तारीख 19 मई 2026 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। रोजाना सुबह 5:30 बजे ये सेशन आपको मिल जाता है इसी चैनल के ऊपर में, जहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत ही कम समय में एक्यूरेट तरीके से कवर करते हैं। जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उतना आपको मिल जाएगा। इसीलिए हम इस सीरीज को नथिंग मोर नथिंग लेस के नाम से जानते हैं। ना कुछ अननेसेसरी मिलने वाला है और ना ही कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी छोड़ने वाले हैं। एक शानदार सा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है ऑन अ डेली बेसिस और इसमें रिवीजन पॉइंटर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आर्टिकल्स एनालिसिस सब कुछ शामिल होता है। आपने करना क्या है, ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 81,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। बट सबसे पहले एक वही बात, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली बेसिस पे ये सेशन आपका कभी भी किसी प्रकार से छूटे ना। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे फैक्ट्स एक ही जगह पर आपको इकट्ठे होकर मिल जाते हैं। मल्टीपल सोर्सेस, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, सभी सोर्सेस को एक ही जगह पर इकट्ठा करके हम लोग कवर कर रहे होते हैं। चलिए लेट स्टार्ट आर्टिकल नंबर 1। और ये टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 3 स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट गरुड़ के बारे में। तो रिसेंटली ये प्रोजेक्ट गरुड़ काफ़ी न्यूज़ में आया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों न्यूज़ में आया। सबसे पहला तो यही सवाल है ना कि हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का मामला क्या है। ध्रुवा स्पेस नाम की एक कंपनी है। हाल ही में इस कंपनी को 105 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, वो भी एक फंड से निकालकर। वो फंड कौन सा है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। यहां से पैसा निकालकर ध्रुवा कंपनी को दिया गया एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। उस प्रोजेक्ट को ही नाम दिया गया है प्रोजेक्ट गरुड़। क्लियर। ये प्रोजेक्ट गरुड़ का मेन पर्पस है सैटेलाइट एक प्लेटफॉर्म रेडी करना। समझाऊंगा क्या होता है, लेकिन इससे दोस्तों एक और चीज़ है। जैसे अभी तक आप इसरो का नाम सुनते हैं, ठीक है, कोई भी सैटेलाइट या रॉकेट का काम हो रहा है तो इसरो का नाम सबसे पहले आता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की सरकारी एक बॉडी कह सकते हैं जो स्पेस सेक्टर को लेकर काम करती है। लेकिन धीरे धीरे करके पिछले कुछ समय में स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुका है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसरो की मदद भी कर रहे हैं। तो उसी में ही ध्रुवा भी एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी को इस तरीके से फंड देना, प्राइवेट कंपनी प्रोजेक्ट गरुड़ को पूरा कर रही है। दैट मीन्स इंडिया का एक प्राइवेटाइजेशन जो है स्पेस सेक्टर में वो बूस्ट हो रहा है। और याद रखिएगा ये भारत का प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज अब इंडिया के अंदर में सैटेलाइट्स बनाना शुरू कर रही हैं। दैट इज़ वाई ये एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है। तो प्रोजेक्ट गरुड़ के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म प्रोग्राम को रेडी कर रहे हैं। याद रखिएगा, पूछ सकता है प्रोजेक्ट गरुड़ क्या है, तो ये एक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म प्रोग्राम है। लॉन्च किसने किया है, ध्रुवा स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस है, देखो जैसे होता है ना, ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जैसे ये दीपक यादव एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे करंट अफेयर्स की हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपको मिलती है, चाहे वो माइक्रो डिटेल्स हो चाहे वो मैक्रो डिटेल्स हो, हर कुछ यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वैसे यहाँ पर सैटेलाइट प्लेटफॉर्म क्या है, एक ढांचा बनाया गया है जिसमें आप पूरी तरह से सैटेलाइट स्ट्रक्चर को रेडी कर सकते हैं। यानी कि बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और बहुत जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। तो 500 किलोग्राम का ये फ्लैट पैक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है जिसको हम बहुत जल्दी कभी भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और बड़े मात्रा में करना हो तो बड़े मात्रा में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हमारा ये टारगेट है कि हम इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएं सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में कि एक दिन में 2-2 सैटेलाइट लॉन्च कर सकें। टारगेट भाई यही है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। हमारा टारगेट है एक दिन में 2-2 सैटेलाइट्स को लॉन्च करना। और 2 सैटेलाइट्स का मतलब क्या समझ रहे हो, कि लगभग साल में 500 से 600 सैटेलाइट्स को धड़ाधड़ लॉन्च करना। ये भारत का मेन टारगेट है। और ये टारगेट कैसे होगा, जब प्राइवेट कंपनी सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। तो ये 500 किलोग्राम का क्लास सैटेलाइट प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है। एक मीडियम साइज का सैटेलाइट अगर लॉन्च करना है तो उसका बेस मॉडल ये देखने को मिल जाएगा। इसमें सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके जोड़कर सैटेलाइट को रेडी करके तुरंत यहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है।
क्योंकि अभी तक हमारे पास में इस प्रकार के स्मॉल सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और लार्ज ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। बीच में अगर कोई मतलब छोटी सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा भारत के पास में है, जल्दी जल्दी वो लॉन्च कर सकते हैं। बड़ी सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा भी हमारे पास में है, उसको भी जल्दी जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। बचती है मीडियम साइज की सैटेलाइट, तो उसको भी जल्दी जल्दी लॉन्च करने के लिए अब यहाँ पर 500 किलोग्राम तक का प्लेटफॉर्म रेडी करा गया है, जिसमें हम सैटेलाइट्स के हर एक पार्ट्स को तुरंत इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और यही इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, इसके अंदर एक फीचर आता है, ध्यान में रखिएगा, फ्लैट पैक आर्किटेक्चर। फ्लैट पैक आर्किटेक्चर का मतलब यहाँ पर क्या है समझाइए। सैटेलाइट जो है इनको एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में बनाया जाता है कि छोटे से छोटे आइटम के अंदर में कम से कम आइटम या कम से कम हल्का चीज़ स्पेस में जल्दी ले जाया जा सके। उसी के लिए पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म रेडी करा गया है। ठीक है, तो ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है इसमें सारी चीज़ें लॉन्च हो सकेंगी, एकदम सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करके रखा जा सकेगा, है ना, और हर एक इंपॉर्टेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर में रखे जा सकेंगे। और ध्रुवा स्पेस का मेन प्लान पता है क्या है? मेन प्लान यही है कि बहुत सारा और भी इस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, अपने देश के अंदर में इंडस्ट्रियल टूलिंग को मजबूत करना। हमारा मेन पर्पस है जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको स्केलेबल करना, यानी कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ताकि भारत ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स इन अ पर्टिकुलर डे बना सके और बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की हमारे पास में क्षमता हो। अरे इतनी सारी सैटेलाइट लॉन्च करके करेंगे क्या? या ये जो प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं 500 किलोग्राम क्लास सैटेलाइट प्लेटफॉर्म, ये भी अलग अलग मिशंस को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अब ये किस प्रकार के मिशन में हेल्प कर सकता है? कोई टेलीकम्युनिकेशन मिशन लॉन्च करना है हमने, या कोई नेशनल सिक्योरिटी मिशन है, अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है, या डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन है, तो उस सभी के अंदर में ये प्लेटफॉर्म हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। भारत के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव मजबूत हो रहा है, भारत का सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। हम बहुत जल्दी जल्दी सैटेलाइट्स बना पाएंगे। इंडिया, ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक कंपीट करने की कोशिश कर रहा है दुनिया भर में सैटेलाइट मार्केट में। इसमें प्रोजेक्ट गरुड़ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अब देखो, ये जो आर्टिकल है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसको रिवाइज करने के लिए छोटे छोटे रिविजन पॉइंटर्स यहाँ पर आपको बनाकर दिए गए, इसको याद रखिएगा। कि पूछ सकता है कि बताओ प्रोजेक्ट गरुड़ हाल ही में न्यूज़ में था, ये क्या है? तो ये सैटेलाइट प्लेटफॉर्म प्रोग्राम है जिसको ध्रुवा स्पेस ने चलाया है। ठीक है, इसमें अभी कुछ फंडिंग अनाउंस करी गई है। इसमें मेन फोकस है फ्लैट पैक 500 किलोग्राम क्लास सैटेलाइट को तैयार करना। ठीक है, 500 किलोग्राम तक की जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट को यहाँ पर इस तरीके से रेडी करना, उस पर सभी कंपोनेंट्स को ऐड करना। और किस प्रकार की सैटेलाइट और ये किस में यूज़ किया जा सकेगा? टेलीकम्युनिकेशन, नेशनल सिक्योरिटी या अर्थ ऑब्जर्वेशन टाइप सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है, तो बहुत जल्दी से यहाँ पर यह काम किया जा सकेगा। और एक दिन के अंदर 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का हमारा ये भविष्य का टारगेट है। तो ये देख रहे हो, जो हमने ऊपर पढ़ा उसको आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं इतने छोटे से सेक्शंस के थ्रू, इतने छोटे से पैराग्राफ के थ्रू। क्लियर हो गया? पहला आर्टिकल समाप्त। चलिए भाई अगले आर्टिकल पर आइए। बहुत ध्यान से सुनते चलना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट मिलेगा। उस टेस्ट को जब आप अटेम्प्ट करोगे, अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तब रियलिटी पता चलेगी कि आपने कितना कुछ सीखा है इस पूरे सेशन से। एग्जाम में भी तो क्वेश्चन मार्क ही करने हैं ना, एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। उससे अच्छा यहाँ पे डेली बेसिस पे करो। डेली बेसिस पे करने से एक हैबिट डेवलप होगी, एग्जाम में कॉन्फिडेंस देगा वो। देखते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए सेशन में बने रहना जरूरी है कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव करने के लिए। चलिए भाई, अगला आर्टिकल बात करता है जिंजर के बारे में। अदरक न्यूज़ में बना हुआ है। अब क्यों न्यूज़ में बना हुआ है? आपने पीआईबी में ये खबर पढ़ी होगी, फिर ऑल इंडिया रेडियो में भी छप गया। पीआईबी में मैंने इग्नोर कर दिया था, ऑल इंडिया रेडियो में फिर से आ गया, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया है, इसको चेक कर लेते हैं। हुआ क्या एक्चुअली में, यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए जो ये मंत्रालय है, इन्होंने हाल ही में मिजोरम जिंजर मिशन को लॉन्च किया है और इसके लिए 189 करोड़ रुपीस का अनाउंसमेंट करा गया है। मिजोरम जिंजर मिशन याद रखिएगा, मेन पर्पज है इस मिशन का ताकि देश के अंदर में जिंजर का कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सके। स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत सारा अदरक ग्रो किया जाता है, तो वहाँ पे अदरक का जो प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा एक्सपैंड किया जा सके, बढ़ाया जा सके, और उस अदरक को बाहर बेच कर उन नॉर्थ ईस्ट की जो इकॉनमी है उसको इंप्रूव किया जा सके। ये हमारा मेन पर्पज़ है। तो सबसे पहले अब करना क्या है, एग्जामिनेशन में आप लोगों से जिंजर के बारे में तुरंत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछ लिए जाएंगे, वो फैक्ट्स आपने रटे होने चाहिए। पहली चीज़ भाई, जिंजर जो है एक हर्बेशियस पेरेनियल प्लांट है। देखो, इसमें जड़ी बूटियों की तरह बहुत सारे फायदेमंद चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, एक पेरेनियल प्लांट है जो बेसिक तौर पर जो हमारा गर्मियों का टाइम है इसमें ये ज़्यादातर ग्रो कर रहा है ना। जैसे जैसे सर्दी आने लगेगी इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ये जो जिंजर है, नाम से थोड़ा याद रखना, जिंगी बेरेकेई फैमिली से बिलोंग करता है। जिंजर जिंगी बेरेसेई फैमिली से बिलोंग करता है। इसको जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ा सा गर्मी का टेम्परेचर चाहिए होता है या थोड़ा बहुत बारिश वाला टेम्परेचर चाहिए होता है। उसमें बढ़िया तरीके से अदरक फलता फूलता ग्रो होता हुआ नजर आता है।
चलिए उसी क्लाइमेट के ऊपर हम लोग अभी आ रहे थे, तो सबसे पहले क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। अगर जिंजर यानी अदरक की खेती करनी है तो इसके लिए हमें एक थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और ये अदरक लगभग 1500 मीटर के ऑल्टीट्यूड की ऊंचाई पर ग्रो किया जा सकता है। टेम्परेचर यानी कि ठंडे रीजन में भी ग्रो किया जा सकता है। टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस बढ़िया रहेगा। कुछ मात्रा में बारिश भी चाहिए होती है। 1500 से लेकर लगभग 2500 रेनफॉल एनुअली बेसिस पर चाहिए होता है, अगर यहाँ पर जिंजर को प्रॉपर तरीके से ग्रो करना है तो। ऐसा ना हो बहुत ठंडा रीजन पड़ जाए या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाए तो उसमें हर कोई प्रकार की फसल खराब हो जाती है, तो जिंजर भी ग्रो नहीं कर पाएगा। अच्छा, जिंजर की खास बात यह है, जो मिट्टी होती है ना, लूज सॉइल जो होती है, टाइट पैक्ड सॉइल नहीं चाहिए बाकी सारे क्रॉप्स के कंपैरिजन में। इसमें लूज सॉइल, फर्टाइल सॉइल की यहाँ पर ज़रूरत है। जो लोमी सॉइल होती है, सैंडी लोमी सॉइल होती है, वो थोड़ा सा बढ़िया है जिंजर को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये तो फैक्ट्स हो गए। आप थोड़ा सीजन याद रखेगा कि हाँ वार्मर टेम्परेचर हो थोड़ा बहुत, और थोड़ी बहुत भैया बारिश मिल जाए, क्योंकि जिंजर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ही कहाँ पर हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आप याद रखेगा मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया। अब मिजोरम मेघालय आसपास है, मेघालय में बारिश भी भरपूर मात्रा में होती है, तो ऐसे याद रखना टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ पर गर्म चाहिए और बारिश चाहिए, जिसमें बढ़िया तरीके से जिंजर ग्रो कर सकता है। अब ये हैं दूसरे फैक्ट जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आज दुनिया में अदरक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा भारत ही करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब अदरक का प्रोडक्शन तो हम कर रहे हैं, उसके अलावा इंडिया के अंदर में वो कौन कौन से राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा इस जिंजर का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें टॉप पर आता है केरला, फिर है ओडिशा, फिर मेघालय, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जो बहुत सारा जिंजर को प्रोड्यूस करते हैं भारत में, याद रखिएगा। अब जिंजर का इस्तेमाल सभी जगह पे होता है ना। हमारे जो फूड वगैरह हैं, फूड हो गया, बेवरेजेस हो गया, जिंजर कैंडी आती हैं, उन सब जगह में आज इसका यूज़ होता है, क्योंकि माना जाता है अदरक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम खांसी जुकाम में भी इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे सूजन में, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को ट्रीट कर सकता है। ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। हीमोग्लोबिन को यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं रेगुलेट कर सकता है। तो जिंजर इंपॉर्टेंट है हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी या मेटाबॉलिक फीचर के लिए भी। आप अपना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं, फैट वगैरह बर्न करने के लिए भी जिंजर का कई बार यूज़ किया जाता है ना। तो ये हो गई जिंजर से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब ये छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स दिए गए हैं आपको कभी भी आराम से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को रिवाइज करने के लिए। जिंजर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, जिंगेबेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इट्स अ हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट। ये क्या होते हैं वो हमने समझा, है ना। उसके अलावा कोई टेम्परेचर कितना चाहिए और रेनफॉल कितना चाहिए। मेजर स्टेट्स याद रखेगा, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर इन द वर्ल्ड। एंड देन मेजर स्टेट्स की जब बात आएगी जो सबसे ज़्यादा जिंजर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमारा केरला है, फिर ओडिशा है, फिर मेघालय है, वेस्ट बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश भी देखने को मिलता है। जिंजर के यूजेस हम लोगों ने पढ़ लिए। चलिए अगला आर्टिकल जो है ये जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। हम एक टर्म यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विद होल्डिंग टैक्स। ये क्या है विद होल्डिंग टैक्स, कैसे काम करता है, सब समझेंगे। एक्चुअली में हम कवर क्यों कर रहे हैं पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई ये न्यूज़ में है क्यों। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली भारत सरकार ने कंसीडर किया है विद होल्डिंग टैक्स को कट करने के लिए। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है विद होल्डिंग टैक्स को कम किया जा सके। अब विद होल्डिंग टैक्स कम हो जाएगा तो इससे बाहर के बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो भारत में पैसा अपना निवेश करते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा लोग आना शुरू हो जाएंगे या पैसा कम निकालना शुरू करेंगे। क्योंकि ये वाला जो टैक्स है ना वो ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ही है। तो फॉरेन इन्वेस्टर को जब पेमेंट दी जाती है तो उसमें से एक छोटा सा टैक्स काट लिया जाता है। अब ये ज़्यादा टैक्स काटा जाएगा तो बाहर का कोई इन्वेस्टर क्यों आएगा इन्वेस्ट करने। वो ऐसा कंट्री को ढूंढेगा जहां पर ये टैक्स वगैरह ना लग रहा हो, तो वहां पे जाके इन्वेस्ट करेगा। लेकिन इंडिया में यहाँ पर क्या है, ये टैक्स लगता है, विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं इसे। अब होता यहाँ पर यह है कि इसको कम कर दिया गया है। कम इसलिए कर दिया गया है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अट्रैक्ट हो सके कि हाँ इंडिया के अंदर में विद होल्डिंग टैक्स कम हो चुका है, चलो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स आर इकोनॉमी। याद हो, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में भाई कारण आपको बता दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर करंट समय पर जो विद होल्डिंग टैक्स रेट है स्पेशली इसको रिड्यूस करने के ऊपर में काम किया है। ठीक है, अब विद होल्डिंग टैक्स एक्चुअली में क्या होता है ये एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। ये एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर है जो बेसिक तौर पे काटा जाता है एट द सोर्स ऑफ पेमेंट। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति है बाहर का एनआरआई जिसको बोल सकते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, जो बाहर काम कर रहा है, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया के अंदर में। अब इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंसान क्यों करता है, ताकि रिटर्न मिल सके, कुछ पैसा मिल सके।
भाई इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? ताकि इंटरेस्ट मिल सके, ब्याज मिल सके। अब जब यहाँ पर उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है, वो उसकी इनकम की तरह काम करेगा। अब जब ब्याज देने की बात आएगी, इनकम की बात आएगी, तो अगर वो टैक्स स्ट्रक्चर में आ रहा है, टैक्स स्ट्रक्चर बोले तो हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में अगर उसका इंटरेस्ट वाला इनकम इस स्ट्रक्चर में कहीं पर आ रहा है, देन उसको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है टैक्स वो काट रहा है। जब उसको पैसा दिया जाएगा, जो उसको उसकी इनकम बनी है, जब इनकम दिया जाएगा तो उसको एट द टाइम पर ही उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, उसके पैसे में से ही वो इनकम काट ली जाएगी। जो उसकी इनकम कमाई हुई थी, इंटरेस्ट इनकम उसने अर्न किया था, उसी में से ही यहाँ पर ये जो टैक्स का अमाउंट है वो कट कर लिया जाएगा। तो विद होल्डिंग टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसको सोर्स ऑफ पेमेंट पे डिडक्ट किया जाता है, इनकम देने से पहले ही यहाँ पर उसको काट लिया जाता है। ये मेनली ध्यान रखिएगा, मेनली अप्लाई होता है नॉन रेसिडेंट इंडियंस के ऊपर में, या जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर में खासकर लागू होता है। अब यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स के कुछ रेलिवेंट फीचर्स हैं, फटाफट उन फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम कौन कौन सी कवर की जाती है भाई, किस प्रकार की इनकम? बाहर का कोई व्यक्ति आया है, पैसा कमा रहा है, अगर इंडिया में बाहर का कोई व्यक्ति है, इन्वेस्टमेंट करके कमाना चाह रहा है, तो क्या उसको टैक्स देना पड़ता है? बिल्कुल। मान लो यहाँ पर वेजेस कोई इनकम हो गया, कोई डिविडेंड कमा रहा है, कोई इंटरेस्ट कमा रहा है, कोई रॉयल्टीज कमा रहा है, अगर वो टैक्स स्ट्रक्चर में आ रहा है तो उसके ऊपर में विद होल्डिंग टैक्स कट कर लिया जाता है। ऑलरेडी पहले ही कट कर लिया जाएगा, काटने के बाद उसको पैसा दिया जाएगा। जैसे टीडीएस होता है ना, वैसे ही कुछ इस प्रकार का ये काम करता है। ओके, इसको हम रिटेंशन टैक्स भी कहते हैं। तो एग्जामिनेशन में याद रखना, विद होल्डिंग टैक्स हो, रिटेंशन टैक्स हो, बोथ आर सेम। लीगल प्रोविजंस की बात करेंगे भाई, कानून में कहाँ पर इसके बारे में जगह दी गई है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर में सेक्शन नंबर 195 ये कहता है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अगर कोई पेमेंट करता है एनआरआई को, बाहर कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट इंडियन है, बाहर विदेश में रह रहा है, तो उसको कोई पेमेंट करता है तो उसमें से विद होल्डिंग टैक्स काट सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट जब दिया जाए तो विद होल्डिंग टैक्स को काट कर दिया जाए। अब विद होल्डिंग टैक्स कैसे डिपेंड करता है? एक व्यक्ति की इनकम अगर इनकम टैक्स में आ रही होगी तभी तो टैक्स काटा जाएगा ना, अगर टैक्स में आ ही नहीं रही होगी तो यहाँ पर कैसे उसमें टैक्स आप डिडक्ट कर लोगे? दूसरी चीज़ कितना पैसा वो अर्न कर रहा है, और तीसरी चीज़ टैक्स रूल। टैक्स रूल अपने देश के भी और जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ के भी टैक्स रूल देख लो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो यहाँ से पैसा कमा कर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारे देशों के साथ में इंडिया का एक अग्रीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। तो आपको चेक कर लेना होगा कि कोई व्यक्ति अगर कहीं बाहर रह रहा है, वो इनकम अर्न कर रहा है हमारे देश में से, और मान लो विद होल्डिंग टैक्स में आ रहा है, लेकिन अगर भारत ने उस देश के साथ में, जिस देश में वो रह रहा है, अगर हमने उसके साथ में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो भाई आपने देखना होगा इस टैक्स को अवॉइड करने के ऊपर में कोशिश करनी होगी। ठीक है, क्योंकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का पर्पस क्या है? इसका एग्जैक्ट मेन पर्पस आपको देखने को मिल जाएगा कि जो टैक्सेशन है, डबल टैक्स है, जैसे इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, फिर बाहर उस देश में जाएगा अमाउंट तो उसमें भी टैक्स लगेगा, उसकी इनकम पे फिर से टैक्स लगेगा। एक तो यहाँ से इनकम कमाई तो यहाँ पे भी टैक्स लग गया, अब वहाँ पे पैसा गया इनकम का तो वहाँ पे भी इनकम टैक्स लग गया। तो ऐसे दो जगह पे टैक्स ना लगे, इसके लिए दो कंट्रीज अग्रीमेंट साइन करते हैं कि भैया आप लगा लेना या हम लगा लेंगे, एक ही जगह पर लगाएंगे। ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहलाता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि चेक कर लेना होगा जिस देश में वो रह रहा है उस देश के साथ में क्या हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया है या नहीं किया है। फिर उसमें यह भी चेक कर लेना भाई कि भारत का इनकम टैक्स एक्ट 1961 और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसमें से जो भी कम से कम यहाँ पर एक व्यक्ति के टैक्स का बनता है, जो भी कम से कम बने उसको अप्लाई कर दो और उससे उतना टैक्स वसूल लो। अब सवाल यह है कि विद होल्डिंग टैक्स जब काटा जाता है तो इसको लेता कौन है, इकट्ठा कौन करता है? आप कहोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेती होगी टैक्स। क्यों लेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बाकी सारी टैक्स तो गवर्नमेंट ले रही है। तो ये वाला टैक्स भी जैसे सारे के टैक्स होते हैं वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वाले टैक्स को भी कलेक्ट करती है। ओके, अब क्वेश्चन यह है कि रिसेंटली विद होल्डिंग टैक्स को कम कर दिया गया, गवर्नमेंट क्यों कम कर रही है? रीज़न यह है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को करंट समय पर हम बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो इंडियन बॉन्ड्स है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहें ग्लोबली, है ना। लोग यहाँ पर ये सोचे कि हाँ भाई भारत के अंदर में जो विद होल्ड टैक्स होता है वो थोड़ा सा कम है, तो हम वहीं पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपना पैसा वहीं पर रोके रखते हैं, कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो देश से ढेर सारा जो पैसा निकल रहा है आज के समय पर वो निकलना थोड़ा सा रुक जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे हम अपनी इकॉनमी को थोड़ा सा स्टेबल करके रख सकेंगे। इसी के लिए विद होल्ड टैक्स को रिड्यूस करा गया। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। कुछ भी रिवाइज करना हो तो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स के विद होल्ड टैक्स क्या है, किस पे अप्लाई होता है, मेनली कौन पेड करता है। ये रहे सारे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स। अगला न्यूज़ आर्टिकल, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, और इस स्पीशी का नाम है अगरवुड। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशी है, अच्छे से पढ़िएगा एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से।
अब हाल ही में न्यूज़ में आ गई है, ये न्यूज़ में आने के पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको थोड़ा सा पहले वो समझा देता हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या, असम की सरकार ने हाल ही में पहला लीगली अप्रूव्ड एक्सपोर्ट कर दिया है अगरवुड चिप्स का टू द सऊदी अरेबिया। ये जो अगरवुड है दोस्तों, ये वाली लकड़ी सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एक्सपोर्ट की गई है, जिस वजह से पहली बार एक्सपोर्ट की गई है। दैट मीन्स यहाँ पर ये अगरवुड न्यूज़ में बना हुआ है। अब ये अगरवुड चिप्स इस प्रकार से दिखाई देते हैं, ये बहुत खास होते हैं क्योंकि इन अगरवुड का इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में होता है ना। ध्यान रखना, रिलीजियस यूज़ के लिए होता है, ठीक है। हिंदू रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन, बुद्धिस्ट रिलीजन, क्रिश्चियन सेरेमनीज़ में सभी जगह पर इसका यूज़ किया जा रहा है अगरवुड का, है ना। फिर उसके बाद कुछ लग्जरी आइटम्स होते हैं, अतर वगैरह जो होते हैं, वेस्टर्न परफ्यूम्स होते हैं, उन परफ्यूम्स के अंदर भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, अगरवुड का यूज़ करते हैं क्योंकि ये खुशबूदार होता है, ठीक है। तो आइए अगरवुड के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, फटाफट पढ़कर जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। अगरवुड क्या है? ट्री की स्पीशी है, पेड़ की प्रजाति, और इसको हम कई बार ओड, गहरू या अगर के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, वाइट वुड, है ना, वाइट वुड करके यहाँ पे कोई परफ्यूम आता है, बहुत पॉपुलर है अलग अलग ब्रांड का। तो वो जो वुड है ना, वो यही अगरवुड की बात हो रही है। इस अगरवुड को ही हम ओड, गाहरू या अगर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, परफ्यूम्स के अंदर में इसका यूज होता है। लेकिन ये कौन से पेड़ से मिलता है, यानी कौन से पेड़ है भाई जो इतना ज़्यादा खुशबूदार है, इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है? तो उस पेड़ का नाम है एक्विलेरिया ट्री। उस पेड़ का नाम क्या है? एक्विलेरिया ट्री। याद रखिएगा, ये अगरवुड वहीं से, इस पेड़ से मिलता है। तो भाई कहोगे एक्विलेरिया पेड़ लगाओ, अगरवुड को प्रोड्यूस करो, ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, मार्केट में वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं होता, हर कोई एक्विलेरिया ट्री अगरवुड प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं रेसिन फॉर्मेशन। सुनना, ये बहुत काम की चीज़ है। अगरवुड बनता कैसे है? एक पेड़ जो है ना, एक्विलेरिया ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस एक्विलेरिया ट्री में किसी फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन हो गया भाई, पेड़ों में बीमारियां फैल जाती हैं। तो मान लो इस पे कोई इन्फेक्शन हुआ, तो उस इन्फेक्शन के प्रति यहां पर वो पेड़ अपने आप का बचाव कर रहा होता है, और बचाव करते करते डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे डार्क कलर का एक रेसिन सा, चिपचिपा सा पदार्थ वो प्रोड्यूस करता है। उसी से ही बनता है अगरवुड। इसीलिए अगरवुड बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि हर पेड़ नहीं, कुछ प्रतिशत पेड़ ही यहां पर अगरवुड बनाते हैं। आप सुन लेना इसके बारे में, ये डिटेल्स दी गई हैं कि अगरवुड रेसिन फॉर्मेशन कैसे होता है मेरे दोस्तों। ट्रिगर्ड बाय अ फंगल इन्फेक्शन। एक फंगस जो है वो पहले पेड़ को इन्फेक्ट करता है, पेड़ को इंजरी हो रही है, अब उसके बचाव में पेड़ क्या करता है, ये रेजिन को प्रोड्यूस करता है, जो अगरवुड के नाम से जाना जाता है। केवल 2 से 7% पेड़ ही यहाँ पर अगरवुड को प्रोड्यूस करता है। दैट इज वाई अगरवुड इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। ओके, अब क्वेश्चन यह है कि ये अगरवुड कहाँ कहाँ पर मिलता है दुनिया भर में, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसे ही सैंडलवुड के बारे में, चंदन की लकड़ी के बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो भाई अगरवुड मिलता है साउथ एशिया के हिमालयन फुटहिल्स के अंदर में, साउथ ईस्ट एशिया में, पापुआ न्यू गिनिया में भी मिलता है, और मेनली यहाँ पर भारत के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलता है। और अभी आपको पता होगा, न्यूज़ भी यही है कि नॉर्थ ईस्ट यानी असम की सरकार ने यह अप्रूवल दिया है और फर्स्ट लीगली अप्रूव एक्सपोर्ट किया गया है अगरवुड का यूएई और सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है। तो मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारा असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे वो स्टेट्स हैं जहां पर अगरवुड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ अगरवुड? कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहले मेजर यूजेस में देखोगे, जो हमारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, लग्जरी आइटम्स जो हैं, लग्जरी परफ्यूम्स हैं, इंसेंस स्टिक्स हैं, कॉस्मेटिक्स आइटम, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, उसमें अगरवुड का यूज़ हो रहा है। अगरवुड का सबसे बड़ा मार्केट आपको कहाँ पर मिलेगा? आप जैसे अतर वगैरह में अगरवुड यूज़ होता है। अब अतर वगैरह जो है सऊदी अरेबिया साइड, वेस्ट एशिया साइड, ज़्यादा गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलर है। तो जो मेजर मार्केट है अगरवुड का, ये भी यहाँ पर आपको गल्फ कंट्रीज़ में, यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में ही मिलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं भाई, कोई भी स्पीशी न्यूज़ में तो उसका कंजर्वेशन स्टेटस भी पढ़ लिया करो। तो अगरवुड जो है, ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, तो आईयूसीएन के अंदर में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है कि भाई इसको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो ये पूरी तरह से प्रजाति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर इसी सेम अगरवुड को साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 2 के अंदर में कवर किया गया है। अपेंडिक्स 2 का मतलब यह है कि भाई इस अगरवुड का जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो व्यापार है, इसको कंट्रोल किया गया है टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉइटेशन। यानी इंटरनेशनल ट्रेड जो है अगरवुड का, उसको करंट समय पर रोका जा चुका है। इसका आप इंटरनेशनली ट्रेड नहीं कर सकते, ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, तो अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ अगरवुड को साइट्स के कौन से अपेंडिक्स में रखा गया है, अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2, एंड द आंसर इज अपेंडिक्स 2, ठीक है। आप इसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। इस वाले आर्टिकल का भी हो गया है खेल समाप्त।
चलिए भाई फटाफट अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने डीजीएफटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये बॉडी क्या है, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हम इसके बारे में चर्चा कर क्यों रहे हैं, ये करंट अफेयर्स में है क्यों। क्योंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने हाल ही में जो चीनी होती है, रॉ शुगर, वाइट शुगर, रिफाइंड शुगर, हर प्रकार की चीनी के एक्सपोर्ट के ऊपर में रोक लगा दिया है। क्योंकि वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाज वैसे ही नहीं जा रहे हैं, तो इस रिस्ट्रिक्शन को कंटिन्यू किया गया है टिल सितंबर 30। तो 30 सितंबर तक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ये चीनी के ऊपर में प्रॉपर मात्रा में रोक लगा दी है कि भाई इसका एक्सपोर्ट अब नहीं होगा अलग अलग कंट्रीज के अंदर में। तो एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये बॉडी क्या है, इसकी इतनी मजाल कि ये यहाँ पर चीनी की एक्सपोर्ट के ऊपर में रोक लगा दे। ये कैसे काम करता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने का काम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का। अब क्योंकि ट्रेड की बात हो रही है तो ये कौन से मंत्रालय में आता है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के अंदर में, कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर में, ठीक है। जो ये मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय स्पेशली, तो इसी के अंदर में हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड आता है। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई डीजीएफटी का मेन काम है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कोई स्कीम फॉर्मुलेट करनी है, कुछ इसको किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो भारत का इमेज है ना फॉरेन ट्रेड के मामले में, वो अच्छी तरीके से बना रहे। फॉरेन ट्रेड के जो रेगुलेशंस होते हैं हम उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते रहें, ये हमारा मेन पर्पज़ है। देन क्वेश्चन आता है अबाउट द बैकग्राउंड, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों किस चीज़ को लेकर, बैकग्राउंड को लेकर। तो याद रखिएगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का नाम अब डीजीएफटी कहा जाता है। 1991 से पहले ये जो बॉडी है इसको हम बोलते थे चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। भारत के अंदर में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल करने वाली बॉडी है, ये नाम दिया गया था इसको। लेकिन 1991 में आपको पता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और इसका नाम भी चेंज कर दिया गया क्योंकि इसमें रिस्ट्रक्चरेशन किया गया था, कुछ चेंजेस करे गए थे। तो उसके बाद में जो इसका नाम चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो रखा गया था, नाम बदल कर इसका नाम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड रख दिया गया। आज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, याद रखिएगा इसका मेन हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर में। 24 अलग अलग छोटे छोटे जगह जगह पर पूरे भारत में रीजनल ऑफिस बना रखे हैं। देन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को लागू करना। भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को ये लागू करते हैं, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर लाइसेंस देना, ठीक है। भाई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे थोड़ी कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर इंपोर्टर बनना है, एक्सपोर्टर बनना है, जो भी बनना है, तो उसके लिए यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेड से आईईसी कोड लेना पड़ता है। तो ये बॉडी वही है जो आईईसी कोड देती है। आईईसी कोड का मतलब होता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। 10 डिजिट का यूनिक कोड होता है, याद रखेगा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब ये 10 डिजिट का जो यूनिक कोड है ये मैंडेटरी है फॉर द इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स एज वेल इन आर इंडिया। तो इंडिया में दोनों के लिए ही यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बाद में अगर देश से कोई भी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है क्रॉस दी बॉर्डर, उसको रेगुलेट करने का काम डीजीएफटी का है। फ्री एक्सपोर्ट आइटम्स का परमिशन देने का काम यहाँ पर डीजीएफटी का है ना। उसके अलावा दुनिया के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम फॉलो कर सकें, उसका मेन पर्पस डीजीएफटी का है। देश के अंदर में ट्रेड को पूरी तरह से बूस्ट करना, आसपास के पड़ोसी देशों से यहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ाना, ये सारा काम डीजीएफटी का होता है। ओके, तो ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर जिसमें आप डीजीएफटी के बारे में फटाफट जल्दी जल्दी यहाँ पर रिवाइज कर पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है ये एग्जैक्टली। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल बात करता है बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट यूफ्रेट्स रिवर के बारे में। तो यूफ्रेट्स रिवर न्यूज़ में बनी हुई है, आइए लेट्स डिस्कस अबाउट यूफ्रेट्स रिवर। लेकिन क्वेश्चन यह है कि ये भाई खबरों में क्यों है, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। रीज़न यह है क्योंकि ये नदी दोस्तों दुनिया की एक बहुत ही पुरानी हिस्टोरिक रिवर में काउंट की जाती है। बड़े बड़े जो सभ्यता हैं, सिविलाइजेशंस हैं, वो इस नदी के आसपास पनपे हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन का कनेक्शन है यूफ्रेट नदी के साथ में। लेकिन आज ये नदी 2026 में धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही है। वो समय जल्दी आ जाएगा जब ये नदी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। तो पानी जहाँ कहाँ पे रहा है, पानी सूख रहा है, वाटर लेवल कम हो रहा है इस नदी का, एनवायरमेंटल स्ट्रेस इस नदी पर बढ़ता चले जा रहा है। इस वजह से यूफ्रेट रिवर न्यूज़ में है। तो आइए फटाफट यूफ्रेट रिवर के बारे में कुछ बेसिक सी बातों को डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यूफ्रेट रिवर दोस्तों याद रखिएगा वेस्टर्न एशिया की सबसे लंबी नदी है, वेस्टर्न एशिया की सबसे लंबी रिवर है और एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि कनेक्शन है यूफ्रेट रिवर। यूफ्रेट रिवर को देखोगे तो हमारा जो रीजन आज न्यूज़ में बना हुआ है ना वेस्ट एशिया, वहीं पर ये ग्रो करती है, वहीं पर ये कह सकते हैं कि ऑरिजिन होती है और समाप्त होती है।
ये देखिए इराक, ठीक है, ये यूफ्रेट रिवर इराक में बह रही है, सीरिया में बह रही है, तुर्की में बह रही है, और ये तिग्रिस नदी के साथ साथ पैरेलली बह रही है, और एट द लास्ट तिग्रिस नदी में जाकर ये नदी मिल जाती है। तो तिग्रिस और यूफ्रेट दोनों आपस में मिल भी जाते हैं, याद रखना, आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यूफ्रेट के बारे में समझ में आया। वेस्ट एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर के तौर पर यूफ्रेट रिवर को कंसीडर किया गया है। इसका ओरिजिन तो याद रखिएगा, ये नदी तुर्की में ओरिजिनेट होती है। तुर्की में एक जगह है जिसका नाम है अर्मेनियन हाईलैंड्स, अर्मेनिया के पास में। तो यहीं पर ऊपर पहाड़ों से ये नदी बनकर आती है और नीचे बहते बहते, ठीक है, तिग्रिस के साथ में बाद में मिल जाती है, सीरिया इराक से होते हुए गुजरती है। तो तुर्की, सीरिया, इराक, तीन अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर में ये यूफ्रेट नदी बहती है, याद रखना। इराक के अंदर में ये तिग्रिस नदी को जाकर ज्वाइन कर लेती है, ये पॉइंट कह सकते हैं, यहाँ पर दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं। और मिलने के बाद में ये नदी बहते बहते पर्शियन गल्फ में खाली हो जाती है। तो इसको भी नोट कर लेना, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि दोनों नदियाँ यूफ्रेट तिग्रिस साथ में आती हैं, इराक में मिल जाती हैं, और पर्शियन गल्फ में जाकर ये पूरी की पूरी नदी खाली हो जाती है। अच्छा, तिग्रिस और यूफ्रेट आपने देखा पैरेलली यहां पर ये रिवर्स चल रही हैं, एक ये चल रही है, एक ये चल रही है, आके साथ में मिल गई यहां पर। लेकिन इन नदियों का एक इंपॉर्टेंस है, पता है, इन नदियों को आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो ये है वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ये ऊपर तुर्की से आ रही है यूफ्रेट रिवर, ये रही तिग्रिस रिवर, आई, मिल गई और पर्शियन गल्फ में खाली हो गई। ठीक है, तो यहां पर ऐसा एक शेप बन रहा है, यहां पर यूफ्रेट नदी का बेसिन है, यह तिग्रिस नदी का बेसिन है। ठीक है, तो ये एक शेप बन रहा है, ठीक है, चांद वाला शेप जैसा होता है। और इसलिए यहां पर इस शेप को बोला जा रहा है क्या, क्रीसेंट। क्योंकि ये जो जमीन है ना, यहाँ पे दो दो नदियां हैं, ये जमीन बहुत ही उपजाऊ है, खेती बाड़ी के लिए बहुत ही ज्यादा उपजाऊ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया फसल यहां पर ग्रो करती है। तो इसलिए इन दोनों नदी के आसपास जो ये क्रीसेंट शेप बनता है ना, इसको बोलते हैं फर्टाइल क्रीसेंट। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपका। तो जमीन तिग्रिस और यूफ्रेट के बीच में जो आती है, लैंड बिटवीन तिग्रिस एंड यूफ्रेट, ये बहुत फेमस है, इसको फर्टाइल क्रिसेंट कहते हैं। एग्जामिनेशन में पूछ लेगा, बताओ फर्टाइल क्रिसेंट कौन सी दो नदियों के साथ मिलकर बनता है, तो वो यूफ्रेट और तिग्रिस नदी है। बाकी मैंने आपको बताया दुनिया में हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रह चुका है इस नदी का। कुछ वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस यहाँ पर आसपास पनपते हैं। आपने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का नाम सुना है, तो एंशियंट मेसोपोटामिया के तौर पर यहाँ पर कुछ सिविलाइजेशन यहाँ पे डेवलप हुए, है ना। जो एंशियंट सिटी है, सिटी ऑफ बेबीलोन, यहाँ पर वो डेवलप होता है यूफ्रेट नदी के किनारे। तो यूफ्रेट नदी का अपने आप में ऐतिहासिक तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। बाकी न्यूज़ में क्यों बना हुआ है ये कारण आपको बता दिया है। देखो भाई, ये जो यूफ्रेट नदी है, इसमें जो मेनली पानी आता है, या तो विंटर में जो रेन होती है, बारिश होती है, उससे पानी आता है, या जो स्नोफॉल हो रहा है ऊपर पहाड़ों के अंदर में, उसमें उसकी वजह से ये पानी आता है। नहीं तो फिर जनरली ये नदी जो है आसपास रीजन पूरा सूखा पड़ा हुआ है। तो आज भी क्या हो रहा है, इस नदी में जो वाटर लेवल है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो पानी यहाँ पर धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से बोला जा रहा है कि भाई ये जो नदी है यूफ्रेट रिवर, ये धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही है, दिखना बंद हो रही है। ओके, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। कभी भी रिवाइज करना होगा तो बहुत इजीली आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंटर्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। अब आप लोगों ने अच्छे से सेशन को पूरी तरह से सुन लिया है, पढ़ लिया है, तो समय है प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक एक करके मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देने वाला हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप इनको अटेम्प्ट कीजिएगा, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। आपको ये टेस्ट अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। देखो, जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना अच्छा लगता है, और फिर मन करता है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ में सेशन को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया जाए, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर में खासकर। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट गरुड़। प्रोजेक्ट गरुड़ को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक सैटेलाइट प्लेटफॉर्म प्रोग्राम है जिसको ध्रुवा स्पेस के थ्रू लॉन्च किया गया है। दूसरा, इसका मेन फोकस है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बनाना। तीसरा, इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस है लार्ज स्केल सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग करना। तो बताएं दोस्तों, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ जिंजर इन इंडिया। अदरक के मेन प्रोड्यूसर भारत के अंदर में कौन कौन है, ये बताना है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 2 एंड 4 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर प्रेजेंट है आपके स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विद होल्डिंग टैक्स।
विद होल्डिंग टैक्स को लेकर अगेन आपके पास में 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो टैक्स है इसको डिडक्ट किया जाता है एट द सोर्स ऑफ पेमेंट। ये टैक्स मेनली अप्लाई होता है टू द पेमेंट्स मेड टू नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, एनआरआई इंडिविजुअल्स को के ऊपर यहां पर ये टैक्स अप्लाई होता है। तीसरा स्टेटमेंट, ये जो विद होल्डिंग टैक्स है इसको मेनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कलेक्ट करता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर सही हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों यहां पर अबाउट विद रेफरेंस टू अगरवुड। अगरवुड को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या अगरवुड को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एक्विलेरिया ट्री, क्या अगरवुड हमको एक्विलेरिया पेड़ से मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट, अरोमेटिक रेजिन, अरोमेटिक एक रेजिन होता है जो बेसिक तौर पे ये पेड़ प्रोड्यूस करता है फंगल इन्फेक्शन से अपने आप को बचाने के लिए, क्या उससे हम अगरवुड बनाते हैं। तीसरा, अगरवुड को साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है। तो बताएं तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है दोस्तों डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो विद रेफरेंस टू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी को लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है डीजीएफटी जो है ये बॉडी मेनली काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट, जो डीजीएफटी है ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड को इशू करता है। तीसरा, जो डीजीएफटी है ये जाना जाता है एज अ, ये पहले इसका जो नाम है 1991 से पहले वो था कंट्रोलर ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्ट्स। तो बताएं दोस्तों यहाँ पर तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आंसर आपके सामने यहाँ पर एग्जैक्टली प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन को देखेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है अबाउट फर्टाइल क्रीसेंट। ये जो टर्म है फर्टाइल क्रीसेंट ये एसोसिएटेड है कौन से रिवर सिस्टम से, ये पूछा गया है। पहला नाइल रिवर सिस्टम, दूसरा अमेजन रिवर सिस्टम, तीसरा दनूबे रिवर सिस्टम, या फिर चौथा तिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर सिस्टम। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है, तिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर सिस्टम। ये टर्म फर्टाइल क्रीसेंट इन दोनों नदियों से रिलेटेड है। तो ये हो गया दोस्तों आज का हमारा पर्टिकुलर डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा। सर इन क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ पे मिलेंगे, आंसर्स आपने खुद चेक करने पड़ेंगे और आंसर्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर जब ये पीडीएफ मिल जाएगा। दीपा यादव एजुकेशन यूपीएससी आपको पता है वो टेलीग्राम चैनल का नाम है। उस टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ डला हुआ है, उसमें आंसर्स लिखे हुए हैं। आप मैच कर लेना अपने आंसर्स को और अपने करेक्ट आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है और बताना है अपना स्कोर। पीडीएफ में देख लेना कितने क्वेश्चन सही हैं और अपना स्कोर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने मार्क्स को गेन किया है इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर में। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों करते हैं आज के सेशन को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।